everyone. Welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the weekly current affairs from November 8th to November 14th. We are going to cover 15 topics in around 30 minutes. So let's begin with the first topic. So the first topic is strengthening India-Bhutan partnership. So recently जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं he visited Bhutan for the 70th birthday of the fourth king of Bhutan, that is Jigme Wangchuk. ठीक है. So there were certain key outcomes during the visits. So number one was the economic support. ठीक है, economic support. So in the economic support, India backed the 13th five-year plan of Bhutan, right? So there were other MOU signed such as that on renewable energy, health, mental health. ठीक है. So there was also inauguration of hydropower plants like the 1020 megawatt Punant Sangchu 2, and the work was also resumed on the 1200 megawatt Punant Sangchu 1. ठीक है. So there was also progress seen on the rail links such as the Samtse Banarhat rail links as well as the Gelepu Kokrajhar rail link. And in case of trade and agriculture, the supply of fertilizers as well as the essential commodities, it got institutionalized, right? So these were the key outcomes. Now coming to the existing area of the corporation, number one, trade. तो अगर हम ट्रेड की बात करें, सो द ट्रेड इट इज़ फ्री इन नेचर. ठीक है, फ्री ट्रेड है. एंड द बायलेटरल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इट हैज़ ट्रिपल्ड सिंस 2014 अगर हम लास्ट 10 ईयर्स के अराउंड की बात करें. सेकेंडली, इंडिया प्रोवाइडेड अराउंड 4500 करोड़ फॉर भूटान्स 5-year प्लान, जो उनका लास्ट 5-year प्लान था, एंड दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 73% ऑफ द ग्रांट्स. ठीक है, तो इंडिया इज़ अ मेजर डोनर. थर्ड, हाइड्रो पावर. ठीक है, जो प्लांट्स हैं, सो इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अगर हम 2022 फिगर्स की बात करें, सो अप्रॉक्सीमेटली 2448 करोड़ रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी भी इम्पोर्टेंट. एंड देयर इज़ ऑल्सो कोलैबोरेशन ऑन कल्चर एजुकेशन, लाइक वी प्रोवाइड scholarships there. Then iTech program is going on, STEM support is being provided, and so on. Right, so these are some of the key collaboration areas. Then we come to the challenges. तो अगर हम challenges की बात करें तो सबसे बड़ा factor है, that is the China factor. ठीक है, if you remember Doklam issue, right? So that affects India's security. Second, economic dependence. So Bhutan, it relies heavily on India. अभी मैंने आपको बताया जैसे 75% of the grants that is coming from India, so that can create a asymmetry concern. तो जो वहाँ के लोग हैं उनको लग सकता है कि देर इज़ अ बिग ब्रदर एटीट्यूड एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन एमर्ज. थर्ड, एनवायरमेंटल रिस्क. जो ये हाइड्रो पावर डैम्स हैं, दीज कैन क्रिएट सिचुएशंस ऑफ लाइक फ्लड्स. ठीक है, सिल्टेशन. तो ये सब, एंड वी ऑल नो हाउ प्रो ग्रीन इकोनॉमी भूटान इज़. ठीक है, तो वो एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है. एंड लास्टली, द बॉर्डर इश्यूज. तो स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड, इंसर्जेंट मूवमेंट एक्सेट्रा, दीज थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड. So this is regarding your India-Bhutan partnership. Now let's move to the second topic. So why India missed the TB elimination target? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, इंडिया इन 2025, अगर हम बात करें जो 2025 रिपोर्ट है, तो उसके हिसाब से इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 27 लाख केसेस एंड 3 लाख डेथ्स India saw in the year 2024. And TB, this remains the world's deadliest infectious disease. ठीक है, डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एंड ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर. तो अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया डायग्नोसिस मोर देन 80% ऑफ द एस्टिमेटेड केसेस. ठीक है, एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू 8.8% ऑफ द ग्लोबल मिसिंग केसेस. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ फिगर्स यू कैन ड्रॉप इन योर आंसर्स. सो ये आपका, तो दिस शोज दैट इंडियाज टीबी बर्डन इट रिमेन्स वेरी हाई. तो अगर अब हम बात करें इंडियाज प्रोग्रेस वर्सेस द टारगेट्स, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये टारगेट रखा था कि दैट वी विल एलिमिनेट टीबी बाय 2025.
तो वर्ल्ड का जो टारगेट है दैट वाज कैप्ट एज 2030। तो हमने एक एम्बिशियस टारगेट रखा था कि हम 5 साल पहले इसको एंड कर देंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें अचीवमेंट्स की तो ओनली 21% डिक्लाइन हैज़ बीन सीन इन द इंसिडेंट्स। ठीक है, द टारगेट वॉज 50% डिक्लाइन विल बी सीन, और सिर्फ 28% डिक्लाइन हैज़ बीन सीन इन डेथ्स एंड द टारगेट वॉज 75%। तो इंडिया ने जो माइलस्टोन सेट किए थे, सो हैज़ इट हैज़ अचीव्ड ओनली हाफ ऑफ दोज। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करें सो वी हैव परफॉर्म्ड बेटर देयर। ठीक है, तो अगर हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो हमने अच्छा किया, बट स्टिल वी आर फार बिहाइंड द टारगेट्स दैट वी हैड सेट। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, ट्रीटमेंट कवरेज की बात करें, तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट्स आर देयर बट स्टिल गैप्स रिमेन। तो किस तरीके के गैप्स? लाइक पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ द टीबी फॉर्मुलेशंस, दिस इज नंबर 1। सेकंड, पैची ड्रग अवेलेबिलिटी। कुछ एरियाज में जो हिंडरलैंड के एरियाज है वहाँ पर ड्रग अवेलेबिलिटी इट रिमेन्स पैची। देन इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिव थेरेपी। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ जो फैक्टर्स लाइक कोविड हुआ, आपका ट्रीटमेंट नॉन कंप्लीशन हुआ, ठीक है, पॉल्यूशन, कोमोर्बिडिटीज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑल दीज फैक्टर्स दे आर पुशिंग इंडिया बैकवर्ड, right? So these are some of the reasons that you can mention if the question comes in your mains also, that these are some of the factors that are contributing to the poor performance by India. तो यहाँ पर कुछ innovative ideas भी आए हैं, like AI enabled handheld X-ray devices that are used for screening। ठीक है, गवर्नमेंट ने 100 डे कैंपेन भी लॉन्च किया था इन द ईयर 2023-24। तो इस तरीके की प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी और यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट, पाकिस्तान 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान की, ही साइंड द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेकिंग इट अ लॉ। तो अब ये क्या है कि ये वाला पर्टिकुलर अमेंडमेंट इट डज मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस टू द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो आपका अपोजिशन पार्टी हैं, वहाँ के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, लॉयर्स हैं, उन्होंने इसको अनडेमोक्रेटिक भी बोला है एंड मिलिटराइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेज से भी इसको एड्रेस किया है। तो अब ये क्या चीज़ है, ये अमेंडमेंट क्या है? तो इफ़ यू नो, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम असीम मुनीर। सो ही इज़ द आर्मी चीफ देयर। तो अब ये दिस पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, ही बिकम्स द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान नाउ। ठीक है, ही हैज़ बीन एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, तो ही विल नाउ हैव फुल कंट्रोल ओवर द आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्स। सो दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ यूनिफाइड मिलिट्री कमांड। तो अब से जो भी इनके बाद भी अगर कोई आर्मी चीफ आते हैं तो ही दे विल बी ऑटोमेटिकली होल्डिंग दिस ड्यूअल रोल। सेकंड, ही विल हैव कंट्रोल ओवर द स्ट्रैटेजिक एज वेल एज द न्यूक्लियर एसेट्स। तो यहाँ पर एक न्यू पोस्ट बनाई गई है, द कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड। ही विल मैनेज बोथ द न्यूक्लियर एज वेल एज द स्ट्रैटेजिक एसेट्स। ठीक है, दिस अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द आर्मी चीफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ, जिसका मतलब मिलिट्री ग्रिप इंक्रीज हो रहा है ऑन द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, थर्ड थिंग दैट हैज़ बीन डन बाय दिस अमेंडमेंट इज लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी फॉर 5-स्टार ऑफिसर्स। ठीक है, अभी तक दो इंसान जैसे आपका अयूब खान था, नाउ असीम मुनीर, दे हैव बीन गिवन द 5-स्टार ऑफिसर रैंक। For this, what they will get is the full legal immunity for life. First, they cannot be persecuted ever for anything. They will remain in uniform for life forever, and they can only be removed by 2/3 majority in the parliament. तो ये सारी चीज़ एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती है, दैट द सिविलियन लीडरशिप दैट इज वीकेंड नाउ। ठीक है, द प्रेसिडेंट हुआ, आपका गवर्नर हुआ, दे एंजॉय इम्यूनिटी वाइल इन ऑफिस, बट and also these civilian governments, they can be removed by simple majority. But now this Asim Munir, he is acting like a co-head of the state, right? Obviously this will have concerns for India.
ठीक है, ऑब्वियसली इज एंटी इंडिया, तो उसके आपने देखा भी होगा द टिल्ट टुवर्ड्स यूएस. सो ऑल दीज फैक्टर्स we have to take into consideration. If the question says what will be the impact of on India, so accordingly you can address that. यूएस गवर्नमेंट शटडाउन. ठीक है, तो अब ये शटडाउन क्या है? सो शटडाउन अकर्स व्हेन द यूएस कांग्रेस इट फेल्स टू पास द बजट बाय अक्टूबर 1. तो ये उनके वहाँ के जो फिस्कल ईयर है उसका स्टार्ट होता है अक्टूबर 1. ठीक है, तो वहाँ पर अगर ना पास हो, यूएस कांग्रेस ना बजट पास करे तो शटडाउन होता है. दिस डजंट मीन कि यूएस के पास पैसा नहीं है. ठीक है, ओनली दे डू नॉट हैव द लीगल परमिशन टू स्पेंड द टैक्स पेयर्स मनी. तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है, इट गेट फ्रीजेस, द एजेंसी स्टॉप वर्किंग, द सर्विसेज गेट होल्टेड एंड द इकोनॉमी स्लोज डाउन. ठीक है, तो अगर हम पिछले 50 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 11 शटडाउन्स हुए हैं. 11 shutdowns and the recent one it continued for 43 days and it was the longest ever. ठीक है, तो अब यहाँ पर कि यूएस में ही शटडाउन क्यों होता है? बिकॉज द प्रेसिडेंट एंड द कांग्रेस दे आर सेपरेट. प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव, कांग्रेस लेजिस्लेटर. सो प्रेसिडेंट ही प्रपोजेस द बजट, कांग्रेस अप्रूव्स इट. ठीक है, तो अगर दोनों डिफरेंट पार्टी से हैं, ठीक है, ऑब्वियसली दे विल डिसएग्री, देयर विल बी नो बजट एंड देयर विल नो लीगल स्पेंडिंग एंड शटडाउन विल अकर. Right. Now, this is how it works. Why India does not ever face a shutdown? Because हमारे यहाँ पर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ही इज़ अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर. सो गवर्नमेंट इट विल स्टे इन पावर ओनली इफ इट हैज़ अ मेजोरिटी सपोर्ट इन द पार्लियामेंट. अगर बजट फेल होता है तो गवर्नमेंट लूजेज द कॉन्फिडेंस एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन. तो जो भी गवर्नमेंट है विद मेजोरिटी है, दे कैन ऑलवेज पास द बजट. ठीक है, वहां पर प्रेसिडेंट, कांग्रेस दोनों अपोजिटिंग पार्टी से होते हैं. ठीक है, तो इंडिया के लिए ये क्या एक तरीके से वार्निंग बोल सकते हैं दैट जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है, दे फेस सीवियर गवर्नेंस ब्रेकडाउन्स ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल डेडलॉक्स. ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड इंडियाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट एंश्योर्स कंटिन्यूअस फंक्शनिंग. सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया. राइट. Next topic, SC Center discord over the tribunals. So the Supreme Court it is hearing petitions challenging the Tribunal Reforms Act of 2021. So there were certain sharp exchanges between the center. ठीक है, तो सेंटर बार बार एडजर्नमेंट मांग रहा है. तो फॉर्मर CGI गवई ही कॉल्ड इट अनफेयर. ठीक है, तो जो अभी रिटायर हो जाएंगे वो 23 नवंबर को. सो दीज डिलेज दे हैव वर्सनड द फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड यूज़ किया वर्चुअली डिफंक्ट. वर्चुअली डिफंक्ट, दिस इज़ द वर्ड दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ यूज्ड. तो इस तरीके के फ्रेजेस द यूपीएससी इट आस्क्स इन योर मेंस क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, तो ये अभी जो चल रहा है टग ऑफ वॉर, ये अभी का नहीं है, इट हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस 2017. तो 2017 फाइनेंस एक्ट था. सो इट गेव द सेंटर द पावर टू फ्रेम ट्रिब्यूनल रूल्स. So this got challenged. ठीक है, तो in the 2019 case of रोजर मैथ्यूज, तो उस केस में ये हुआ कि द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द रूल्स फॉर अंडरमाइनिंग द जुडिशियल इंडिपेंडेंस. अब 2022 में अगेन द रूल्स केम. सो अगेन दे वर चैलेंज. द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड 5-year टेन्योर टू इंश्योर इंडिपेंडेंस. ठीक है, फिर 2021 में सेंटर एक ऑर्डिनेंस ले आया. दे फिक्स्ड 4-year tenure plus minimum age of 50. So these both again were struck down by Supreme Court as arbitrary. ठीक है, सो फिर ये अपना सेंटर अपनी एक्ट लिया है 2021 में. एंड द एग्जैक्ट सेम प्रोविजंस द विच द सुप्रीम कोर्ट हैड स्ट्रक डाउन, दिस वर मेंशन्ड इन दैट एक्ट. सो दिस ट्रिगर्ड द करंट चैलेंज. राइट. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रिब्यूनल्स हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू अ स्नैपशॉट. एनसीएलटी की बात करें, सो वहाँ पर 32 टोटल आपके मेंबर्स होते हैं, उसमें से 24 वैकेंसीज आर देयर. आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में देयर आर 24 वैकेंसीज आउट ऑफ 34. रेलवेज क्लेम्स ट्रिब्यूनल, ठीक है, वहाँ पर बोथ द जुडिशियल पोस्ट दे आर वेकेंट. ठीक है,
लेबर ट्रिब्यूनल्स में there are only 13 presiding officers out of 23. तो this is why the Supreme Court said the tribunals are becoming virtually defunct. तो जो आपका ये गोल था ट्रिब्यूनल्स को लेकर फास्टर स्पेशलाइज्ड जस्टिस का, दैट इज गेटिंग ब्लर्ड नाउ, राइट. नेक्स्ट टॉपिक, COP13 ब्राज़ील. ठीक है. सो द 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UNFCCC दैट हैज़ बिगन इन बेलम. ठीक है, बेलम जगह है ब्राज़ील में, वहाँ पर ये शुरू हुआ है एंड दिस गोज ऑन फॉर 2 weeks. सो स्टिल if you see that almost 30 plus years हो चुके हैं क्लाइमेट नेगोशिएशन शुरू हुए एंड द एमिशंस आर दे आर कंटिन्यूइंग टू इंक्रीज. ठीक है. तो अगर हम बात करें ट्रैक की, तो जो 2030 का टारगेट है 43% एमिशन रिडक्शन का रिलेटिव टू 2019, तो वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव दैट. ठीक है. तो अब यहाँ पर एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गया है डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड का. सो डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं दैट देयर इज़ insufficient finance, there is weak technology transfer, and the developed countries, they are failing to address their mitigation commitments. United States, it has walked out of the Paris agreement again, जैसे उन्होंने पहले किया था. एंड दिस इज़ मेनली बिकॉज जो अब ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, बिकॉज द डेवलप्ड कंट्री दे आर अंडर परफॉर्मिंग, स्पेशली US. तो अब सवाल ये उठता है कि जब परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही है, दैट वाई कंट्रीज आर स्टिल कमिटेड टू COP. सो द रीज़न इज़ दैट इट इज़ द ओनली ग्लोबल नेगोशिएटिंग प्लेटफॉर्म दैट हैज़ यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन. ठीक है. तो अगर हम इसको आप इसको क्या कहते हैं, अमेंडन भी करते हैं अगर COP को, सो दैट वुड बी इवन वर्स फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन. ठीक है. तो अगर अभी भी कंट्रीज साथ रहें, तो जो ये आपका 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस वाला टारगेट है, इट कैन स्टिल बी टेक्निकली अचीव्ड. ठीक है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो देर आर सर्टन थीम्स जो यहाँ पर फोकस रहेगा, तो यू हैव टू कीप अ टैब ऑन दोस. नंबर 1, मल्टीलेटरल कॉरपोरेशन. 2, द पास्ट डिसीजंस, उन पर क्या रहता है. 3rd, फोकस ऑन अडेप्टेशन. ठीक है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देन ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन पर क्या रहती है प्रोग्रेस, वो सब देखने का है. ठीक है. सो कीप अ टैब ऑन दिस. Next, triple F. So this is Tropical Forest Forever Facility. So this has been launched at the COP30 only, and it is a new $125 billion $125 billion fund है ये. ठीक है. To conserve the tropical forest. So I am assuming everyone knows what are tropical forests. So this is basically a permanent self financing fund है ये. ठीक है. एंड इट रिवॉर्ड्स 74 ट्रॉपिकल कंट्रीज फॉर प्रोटेक्टिंग दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है. तो अब यहाँ पर जो 125 का ये जो फिगर है, इसमें से 25 है जो आपका, दैट विल बी कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, एंड 100 बिलियन इट विल बी कमिंग फ्रॉम योर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एंड दिस मनी इट इज़ गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन डाइवर्सिफाइड bond portfolio, and the annual financial returns, they are going to be paid to countries only if they maintain their forest cover. ठीक है. सो रिमोट सेंसिंग का, सैटेलाइट का यूज़ किया जाएगा फॉर बेटर मॉनिटरिंग एंड फॉर ट्रांसपेरेंसी. ठीक है. अभी तक अगर हम फंडिंग की बात करें, तो मोस्टली आपका ब्राज़ील ने दिया है $1 बिलियन, इंडोनेशिया ने $1 बिलियन, कोलंबिया $250 मिलियन, नॉर्वे $3 बिलियन, so Netherlands $5 million, and Portugal €1 million. तो इस तरीके से the contribution has been there, right? So important from your prelims point of view. Next, SEBI conflict of interest overhaul. So SEBI had created the high level committee in March 2025, जब आपका जो former SEBI chief था माधवी Puri Buch. So she faced allegation from the Hindenburg group with respect to conflict of interest. ठीक है. जो अदानी ग्रुप से रिलेटेड था, राइट.
So this particular episode, though it was denied, but still it exposed the gaps in SEBI's conflict of interest framework. तो एक आपकी कमेटी बनी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रत्युष सिन्हा. ठीक है. सो दी सम ऑफ द की रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी, लेट्स डिस्कस देम. नंबर 1, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़. जैसे आपका चेयरमैन हुआ, होल टाइम मेंबर्स हुए, सेबी का स्टाफ हुआ, सीजीएम रैंक से ऊपर वाला, तो वो सब अपना डिस्क्लोजर करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का. ठीक है. सो सेकंड, यूनिफॉर्म इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है. सो दिस मीन्स दैट द चेयरमैन, WTM, जो आपके होल टाइम मेंबर्स हैं, दे आर गोइंग टू फॉलो द सेम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रूल्स एज पर द सेबी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, बाकी सेबी एम्प्लॉयज़ होते हैं अंडर द सेबी ESR ऑफ 2001. ठीक है. They will also be treated as insiders as per the insider trading regulations of SEBI. ठीक है. Then the definition of family, it has been broadened. अभी क्या था, फैमिली में सिर्फ स्पाउस आ रहा था, खुद आ रहे थे, प्लस चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18. ठीक है. अब क्या है, स्पाउस, ऑल चिल्ड्रन, एनीवन रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन देम, एनीवन फॉर हुम द मेंबर एक्ट्स एज अ लीगल गार्जियन. ठीक है. सो दिस अप्लाइज टू ऑल, वेदर दे आर बोर्ड मेंबर्स, वेदर दे आर एम्प्लॉयज, वेदर दे इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, एक्सेट्रा. ठीक है. देन द रेक्यूजल फ्रेमवर्क, इट शुड बी मेड रोबस्ट. तो जब भी आपका रेक्यूजल वाली सिचुएशन आएगी तो देयर शुड बी अ मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ दैट. ठीक है. एंड द विसल ब्लोअर सिस्टम, इट शुड बी मेड मोर सिक्योर, मोर एनोनिमस. Then it has also recommended a cooling off period after retirement. ठीक है. That the no former member or employee can appear before or against SEBI for 2 years post retirement. तो इस तरीके के डिफरेंट रिफॉर्म मेजर्स हैव बीन रिकमेंडेड, एंड दिस यू कैन ऑल्सो यूज इन एथिक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन. राइट. इंडियाज़ विड्रॉल फ्रॉम आइनी एयरबेस. सो दिस पर्टिकुलर एयरबेस, जैसे कि आप देख सकते हैं इन द मैप, इट इज़ लोकेटेड इन तजाकिस्तान. सो इट इज़ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम अफगानिस्तान वक्खन कॉरिडोर. ठीक है. सो वक्खन कॉरिडोर, इट इज़ क्लोज टू POK एंड चाइनाज जिनजियांग रीजन. तो ये इनिशियली इट वाज अ सोवियत एरा बेस. ठीक है. बट जब USSR ब्रेक डाउन हुआ तो उसके बाद इसकी कंडीशन, इट बिकेम वेरी पुअर, यू कैन से. सो इंडिया ने इसमें $80 मिलियन इन्वेस्ट किया टू रिफर्बिश इट. रनवे अपग्रेड किया, ATC, फ्यूल डिपोज, हैंगर्स एक्सेट्राज इस्टेब्लिश किए. तो 2002 के बाद से तो इंडिया हैज़ स्टेशनड आर्मी, इंडियन एयरफोर्स पर्सोनल देयर. तो हमारे कुछ सुखोई जेट्स भी वहाँ पर स्टेशन थे. ठीक है. तो इट वाज फर्स्ट यूज्ड व्हेन इंडिया सपोर्टेड द नॉर्दर्न अलायंस अगेंस्ट द तालिबान. ठीक है. तो जब इंडिया ने इवैक्यूएट किया था इंडियंस को ड्यूरिंग द काबुल्स फॉल इन 2021, तो तब भी इसका यूज़ किया गया था. So it is also said to be India's only fully operation overseas military base. अब why did India withdraw now? तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि 2022 के बाद इंडिया ने बायलैटरल एग्रीमेंट किया तजाकिस्तान का साथ, जो कि लैप्स हो गया. ठीक है. अब क्या है, Tajikistan, the reality is that Tajikistan, it is reluctant to renew the lease. क्यों? अब प्रेशर आ रहा है रशिया से भी और चाइना से भी, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ दिस आइनी एयरबेस. ठीक है. तो अब यहाँ पर ये जो बेस था, एयरबेस था, ये इंडिया को सेंट्रल एशिया में एक मिलिट्री फुट होल्ड दे रहा था. पाकिस्तान के ऊपर एक लेवरेज सिचुएशन मिल रही थी क्योंकि ये POK को क्लोज है. ठीक है. तो जिनजियांग के भी पास है, तो वहाँ भी सर्विलेंस रख सकता था इंडिया, एंड ऑब्वियसली तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान के ऊपर भी नज़र रख सकते थे. तो अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? ऑब्वियसली इट विल बी अ लॉस एज इट वाज इंडियाज ओनली ओवरसीज एयरबेस, and it also reduces India's presence in a region which has in the past seen more China-Pakistan coordination. Right. तो अब इंडिया की जो इंटेलिजेंस है, सर्विलेंस है इन पर्टिकुलर एरियाज पे, इट इज़ गोइंग टू गेट डिमिनिश्ड. हाउ QCO overdrive backfired on
MSMEs and exporters. So these quality control orders, they are nothing but legal mandates under your BIS Act. ठीक है, तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वेदर डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड, दे नीड टू मीट स्पेसिफिक BIS स्टैंडर्ड्स. तो इंडिया ने 2020 के बाद से अग्रेसिवली एक्सपेंड किया QCOs को टू रिड्यूस सब स्टैंडर्ड इम्पोर्ट्स. ठीक है, to boost domestic manufacturing as well as to align with the free trade agreements, global value chain, etc. तो अब एक नीति आयोग की रिपोर्ट ने बोला है कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो 2020 के बाद से इंडिया ने की है, दैट वाज मिसडायरेक्टेड, इट वाज पुअरली डिजाइंड एंड इट हर्ट आवर MSMEs एज वेल एज द एक्सपोर्ट्स इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम. ठीक है, इसका क्या रीज़न बोला है नीति आयोग ने? नंबर 1 कि जो ये QCOs हैं दे टारगेट रॉ मटेरियल्स को टारगेट करती है एंड इंटरमीडिएट गुड्स को, नॉट फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, मैनी ऑफ द QCO स्टैंडर्ड्स, जो ये स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, दे डू नॉट मैच ग्लोबल नॉर्म्स. तो ऐसे में इनका कंप्लायंस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. तो ऐसे में द इनपुट्स दे बिकम मोर कॉस्टली इन नेचर. बिकॉज ऑफ दिस द प्रोडक्शन गेट्स डिलेड एंड इट हर्ट्स द डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज लाइक योर टेक्सटाइल्स, लाइक योर फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा. तो ऐसे में आपकी इंपोर्ट्स डिक्लाइन है, एक्सपोर्ट्स आर नॉट इम्प्रूविंग. राइट. सो यहाँ पर नीति आयोग ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं दैट दीज नीड टू फोकस मोर ऑन फिनिश्ड गुड्स एंड देर इज़ अ नीड टू हार्मोनाइज BIS स्टैंडर्ड्स विद द इंटरनेशनल बेंचमार्क्स. ऑल्सो देर इज़ अ नीड टू एक्सपैंड द एक्रीडेटेड लैब्स बिफोर रोलिंग आउट मोर QCOs. ठीक है, पहले आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसी के बाद आप बाकी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लेके आओ. जन गण मन, नाउ आपने देखा था वंदे मातरम से रिलेटेड इशू हुआ था. अब कंट्रोवर्सी जन गण मन से रिलेटेड है. व्हेन वन ऑफ द कर्नाटका MPs he claimed that this particular जन गण मन it was composed as a welcome song for the British monarch. ठीक है, तो ये एक मिथ था, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुराना मिथ है. सो इस तरीके के क्लेम्स दे हैव बीन मेड अर्लियर ऑल्सो. ठीक है, तो अब इस चीज़ को लेकर बहुत पॉलिटिकल ह्यू एंड क्राई हुआ. सो व्हाट इज़ हिस्टोरिकली एक्यूरेट नाउ? ठीक है, तो अभी इसके लिए आपको पता होना चाहिए कंटेक्स्ट ऑफ द कंपोजिशन. सो टैगोर रोट दिस पोएम भारतो भाग्यो विधाता इन द ईयर 1911. ठीक है, 1911 में उन्होंने लिखी थी. इट वॉज फर्स्ट संग ऑन December 28, 1911 एट द INC सेशन नोट एट दिल्ली दरबार. ठीक है, अ डे अर्लियर December 12 को द दिल्ली दरबार इट ऑनर्ड द किंग जॉर्ज V, बट द पोएम वॉज रिटन आफ्टर द दरबार इन्विटेशन. It was not performed for the king, and Tagore also declined to compose a welcome song for the monarch. So this is the reality, that is the truth. ठीक है, and in a 1937 letter also Tagore mentioned that this particular song it praised the dispenser of India's destiny and not the King George V. किसी mortal king को नहीं करता ये praise. ठीक है. So you should know a little bit background of both the national anthem as well as the national song. Now why banks are raising 15,000 crore through Tier 2 bonds? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि Tier 2 bonds क्या हैं. तो Tier 2 bonds they are long term debt instruments. ठीक है, लॉन्ग टर्म पहली चीज़. तो दूसरा दे the objective here is to strengthen the कैपिटल एडिक्वेसी रेशो. ठीक है, आपका जो CAR होता है उसको बूस्ट करना अंडर योर बेसल 3 नॉर्म्स. सो द मिनिमम टेन्योर इज ऑफ 5 years. ठीक है, एंड यूजुअली दे आर इशूड एज 10-year बॉन्ड्स. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि नंबर 1 व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ बॉन्ड्स? तो यहाँ पर आपका CRA ये बूस्ट होगा. ठीक है, सेकेंडली इट विल इंक्रीज द क्रेडिट ग्रोथ इंक्रीज होगा. सो इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू लॉन्ग टर्म. ठीक है, एंड लो इंटरेस्ट लो कॉस्ट कैपिटल. ठीक है, एंड फाइनली आपका जो इक्विटी डाइल्यूशन होता है दैट कैन बी अवॉइडेड.
इक्विटी डाइल्यूशन दैट कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, तो ये मोस्टली आपका इस पे क्वेश्चन आ सकता है आइदर ऑन व्हाट इज CAR, व्हाट इज CRAR और ऑन योर बेसल 3 एक्सेट्रा। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू नीड टू नो दिस कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट, EC challenges BLA rules amid SIR. So the election commission, as we all know, that it has started conducting the special intensive revision exercise across 12 states and UTs to ensure updated electoral rolls. तो ऐसे में booth level agents, the BLAs appointed by the political parties, they play a crucial role. तो ये जो बूथ लेवल एजेंट्स का कंसेप्ट है, सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2008। ठीक है, 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था एज द आइज एंड ईयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जैसे कि आपके पोलिंग एजेंट्स होते हैं वोटिंग डे पे, तो ऐसे ही BLAs होते हैं इन टाइम्स ऑफ इलेक्टोरल रोल रिवीजन प्रोसेस। तो ये जो आपका क्या क्या ड्यूटी करते हैं, फॉर एग्जांपल दे स्क्रूटिनाइज द ड्राफ्ट रोल्स ड्यूरिंग रिवीजन, दे आइडेंटिफाई द डेड, शिफ्टेड और इनएलिजिबल वोटर्स, दे असिस्ट इलेक्टर्स बाय फाइलिंग क्लेम्स ऑब्जेक्शंस अप टू से फॉर एग्जांपल 10 पर डे। तो दे इंश्योर बेसिकली क्लीन, एक्यूरेट, एरर फ्री रोल्स। ठीक है, अब ओल्ड रूल ये था कि अब BLA ही मस्ट बी रजिस्टर्ड इलेक्टोरल ऑफ द सेम पोलिंग बूथ। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, ही मस्ट बी द रजिस्टर्ड इलेक्टर ऑफ द सेम पोलिंग बूथ। अब नवंबर 11 को क्या किया इलेक्शन कमीशन ने, दे हैव रिलैक्स द न्यू रूल, दे हैव गिवन अ न्यू रूल दैट सेज दे शुड आइडियली बी फ्रॉम द सेम बूथ। इफ नॉट अवेलेबल, द पार्टीज कैन अपॉइंट एनी रजिस्टर्ड इलेक्टरल फ्रॉम द सेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि obviously it is politically contentious issue now. BJP, for example, the BJP ruling regime, it has welcomed this decision. On the other hand, जहाँ पर SIR कंडक्ट हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस, they have strongly opposed. तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इट इज हेल्पिंग द रूलिंग रेजिम एट द सेंटर। ठीक है, so this is more important from your prelims point of view, the factual part and the analytical part you can use in your mains answers. Now, why Trump pulled out of the South Africa G20 summit? So US president here said that no government official will attend the upcoming G20 summit in South Africa, and the reason is that alleged human right abuses like killing and land confiscation of your Afrikaners. ठीक है, the white South Africans who are of either Dutch, French or German descent. So South Africa, obviously the country has condemned the decision and they have also rejected the accusations. तो यहाँ पर आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए, that number one, who are these Afrikaners, these people, ठीक है, जिनके लिए बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, एंड दे आर बेसिकली डिसेंडेंट्स ऑफ योर डच, फ्रेंच एंड जर्मन सेटलर्स। ठीक है, एंड दे आर सिग्निफिकेंट होल्डर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन साउथ अफ्रीका। सो वाई दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट? तो एक चीज़ तो ये है कि जब भी आपका क्वेश्चन आता है रेशियल अब्यूज़ को लेकर या फिर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, यू कैन यूज़ दिस एज अ केस स्टडी। सेकंड, यू हैव टू कीप अ टैब ऑन हाउ डोनाल्ड ट्रंप, लाइक अभी हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करी, अब G20 समिट से US पीछे हट रहा है, तो ऐसे में क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है? ठीक है, सो यू नीड टू कीप अ टैब ऑन दैट। China's new aircraft carrier Fujian, ठीक है, so China has formally commissioned its third and most advanced aircraft carrier, that is Fujian, also known as the Hull 18। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल फीचर्स हैं। नंबर वन, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स। ठीक है, तो इसकी वजह से हैवियर फुली आर्म्ड आपका जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होता है, UAVs होते हैं, दे कैन बी लॉन्च्ड। सेकेंड, द साइज दैट इज़ रिपोर्टेड टू बी अराउंड 80,000 to 85,000 टन्स की डिस्प्लेसमेंट अलाउ करता है, इतना बड़ा साइज़ है। ठीक है,
The propulsion system, it is conventionally powered, it is non-nuclear in nature, right? So more important from your prelims point of view, तो इसमें इसके ज़्यादा कुछ ज़्यादा important नहीं है, right? So these are the some of the topics that were to be discussed in this particular video. So in the next video we will be taking the current affairs from the third week. Thank you.